थैंक यू वेरी मच। स्टार्टिंग करने से पहले इंट्रोडक्शन मैं करवा भी दिया, आपको अभी भी करवा दूंगा दोबारा से। तो स्टार्टिंग करते हैं डार्विन से। डार्विन की थ्योरी आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई है। तो डार्विन की मुझे एक जो बात सबसे अच्छी लगती है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, कि अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो दुनिया वाले आपको कुचल के आपसे गुजर के आपसे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है ना। तो उन्हीं में से ही हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मेरे स्टूडेंट हैं डॉक्टर हैदर इकबाल। ठीक है, और किस ईयर में सर आप? सर मैं अब थर्ड में जाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन है सर, जी। डार्विन की थ्योरी को हम वैसे मानते नहीं। अच्छा, डार्विन की थ्योरी को ये बच्चे भी नहीं मानते, लेकिन मैं इनको ये एक बात कहता हूँ कि अगर इफ यू वांट टू डिसअप्रूव एनी थ्योरी देन यू हैव सम एविडेंसेस। वो नहीं है। हाँ जी, वी हैव एविडेंसेस टू प्रूव दैट डार्विन वाज राइट। ठीक है ना। तो अभी भी आप देख रहे हैं डार्विन की अगर आप थ्योरी को नहीं मानते तो अभी भी देख रहे हैं रिसोर्सेज दुनिया में क्या है, कम है। पॉपुलेशन क्या है, इसको तो सब मानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो लोग फिटेस्ट होते हैं वो उस रिसोर्स को क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, और जो नहीं करते वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इतना बात तो आप मानते हैं ना। तो हम सब लोग जो हैं स्ट्राइव कर रहे हैं अपनी मेडिकल की सीट के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो लिहाजा इसके लिए हम मानेंगे कि डार्विन वाज राइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी अपने हैदर इकबाल साहब से। डॉक्टर हैदर इकबाल, ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम मीरपुर। हाँ जी बोर्ड मीरपुर जी। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बाहर था, बट बोर्ड यही है जगह, टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हैदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैट्रिक कहाँ से किया, कितने मार्क्स लिए, एफएससी कहाँ से की, कितने मार्क्स लिए, बाकी बातें उनसे बाद में पूछेंगे। जी हैदर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। नाम आपको पता है, पता चल गया। बाकी आवाज सबको आ रही है? आ रही हाँ जी, आ थोड़ा रही सा ठीक है। मैट्रिक मैंने किया था कश्मीर मॉडल कॉलेज से, और उसके बाद एफएससी भी वहीं से किया, लेकिन कोविड ने करने नहीं दिया वहाँ से, तो होम स्कूलिंग थी। और सर से मैं पढ़ता था बायो और इस तरह, बाकी ट्यूटर से फिज़िक्स वगैरह। और अच्छी, मतलब अच्छी कवर हो गई थी, रिज़ल्ट भी अच्छा आ गया था मेरा। और उस पे इस पे बाकी अब सर, मेन चीज़ ये थी कि सर पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे, याद करते थे, टेस्ट देते थे, हो जाती थी। फिर डार्विन की थ्योरी प्रूव हो गई। ठीक है, तो थोड़े से मार्क्स भी जरा, मैट्रिक के मार्क्स जरा बता दीजिएगा। मैट्रिक में सर मेरे आए थे 1070 मार्क्स। 1070। 1070 थे, और आई गेस 13 थे, 14 सम पोजीशन, 13 थी हाँ। 13 पोजीशन इन हाँ, मैट्रिक जी। ठीक है। और एफएससी में आगे थे 1100। और वजह ये थी कि अब देखो ना, ये हमारा आप लोगों का फेडरल का सिलेबस है, उस टाइम हमारा पंजाब का सिलेबस था, सेम चीज़ थी। सिलेबस ज़्यादा था लेकिन जल्दी कवर किया। 3 मंथ्स में सर, याद है आप, जी 3 मंथ्स में हमने सिलेबस कवर किया। उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट कर लिए थे, और 25 टाइम्स मैंने रिवीजन की थी इसकी, सोच लो। अच्छा, वो इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब कुछ मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब ये टॉप करते हैं या पोजीशन लेते हैं तो सब लोग कहते हैं जी हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, हम अपने पेरेंट्स के शुक्रगुजार हैं, हम टीचर्स के शुक्रगुजार हैं। अब अल्लाह ताला भी सबके साथ है, इसी क्लास में वही टीचर्स पढ़ाते हैं, पेरेंट्स भी माशाल्लाह सबके पास हैं। ये क्या वजह है कि कुछ बच्चे जो हैं ये उसके दरमियान में जो कुछ आता है वो कोई नहीं बताता। तो हम असल में आपको आज इसलिए बुलाया कि जो दरमियान में जो सिस्टम होता है वो हम पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि एफएससी जो है, एफएससी मैट्रिक से किस लिहाज से डिफरेंट है? सर एफएससी में सिलेबस ज़्यादा है, सिलेबस नो है। डाउट अबाउट दैट। मैट्रिक का सिलेबस इज, आई मीन जस्ट 40% ऑफ एफएससी। इसी तरह मैं मेडिकल कर रहा हूँ सर, उसका सिलेबस जितनी इनकी ये बायोलॉजी की बुक है सर, हमारे 2 चैप्टर्स हैं इतने। ठीक है। अभी मैंने प्रॉफ दिया है, 3 बुक्स होती हैं हमारी, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी की 76, मतलब कि फिजियोलॉजी के 76 चैप्टर्स होते हैं, एंड वी गेट 2 days टू रिवाइज दैट। 90 मार्क्स का एग्जाम होता है, 45 के एमसीक्यूज, 45 के हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए ना आपको मतलब स्टेमिना चाहिए होता है। बड़ा दिल करता है रोने का, लेकिन फ़ायदा नहीं होता रोने का। सही, मैं सीरियस बात कह रहा हूँ। मतलब बंदा कहता है कि हाउ शुड आई कोप, लेकिन उसके लिए फिर तरीका उसका क्या होता है कि आपके पास ना स्टेमिना हो। और स्टेमिना कहाँ से बनता है? वो मेडिकल में आके नहीं बनता, वो बनता है आप वाली टाइम से। ये 2 साल हैं आपके, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये फर्स्ट में सेकंड में सर, ये मिक्स मैट्रिक है। ये सेकंड। ठीक है, मतलब ये 2 साल हैं आपके पास। अब मैं कह रहा हूँ मैंने 25 टाइम्स रिवीजन की,
बायो की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बाकी सब्जेक्ट्स भी एग्ज़ाम 3 के हुए। तो एमबीबीएस में तो आपके पास टाइम नहीं होता रिवीजन का, हार्डली यू गो थ्रू वन कोर्स। तो स्टेमिना अपने डेवलप करो, ठीक है। स्टेमिना होगा तो चीज़ आप मतलब कि कॉप करोगे। तो मैं एफएससी की बात करता हूँ, चलो मेडिकल बाद की बात है। इसमें जो हम चीज़ देखते हैं ना, अब आपने कवर किस तरह करना है, जाहिर सी बात है, अब आपके पास टाइम कब है, आपके एग्जाम्स 2 मंथ्स रह गए हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने सबसे पहले देखना है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। स्कीम क्या है, 6 में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं लॉन्ग के, और उस तरह से 6 आउट ऑफ 9, 6 आउट ऑफ 9, और इस तरह कोई क्या। फेडरल का आ गया ना। हाँ चलो, जिस तरह भी पैटर्न है, कुछ लिखोगे तो सही ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपने देखना है कि अब 2 मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ अचीवमेंट आए, ठीक है। अब मेरे पास तो इनफैक्ट मैं सीधा कहूँगी टाइम भी ज़्यादा था, ठीक है। हमारे पास टाइम ज़्यादा था, हमारे एग्ज़ाम चले गए थे जुलाई में, कोविड था, स्प्लिट हो गए थे, टाइम आगे चला गया था। तो रिवीजन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। 25 बार नहीं होती नॉर्मली, एक नॉर्मल टाइम पे 25 बार रिवीजन नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने अब क्या करना है, उसका तरीका ये होगा कि बुक खोलो अपनी, चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट खोलो, और उसको देखो कि नहीं, अभी नहीं खोलना, अभी ना खोलो, अभी से सुनो। और बहुत ईगर है ना पढ़ने में, ये मतलब सर इनका किताबी इन सर कीड़े हैं इन ना। सर इनका इनका बहुत दिल कर रहा है पढ़ने का। ये फ्रंट बेंच पे आपने शायद इसलिए ये बिठाया फ्रंट हुआ बेंच है। सारे माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे हैं, सारे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये क्योंकि ना आप किताबी कीड़े हैं, तो इसलिए अभी किताब खोल रहे हैं। इनका बस नहीं चल रहा कि अभी याद हो जाए सारा। ट्रिक ही बता रहा हूँ ना, अब आप सुन तो लो। अगर मैं इसको बाइफरकेट करता हाँ हूँ, सर तो फिर बोलो। आप उसी हिसाब से आप कर लें। पहला जो प्रॉब्लम एज अ टीचर हमें आता है कि जो बच्चे जब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट ईयर्स में, जी जी सर। तो उनको उनकी 9-10 का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होता कि वाई द पैरेट इज ग्रीन। पैरेट इज ग्रीन बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करता है। न्यूक्लियस का ये नहीं पता कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस के अंदर सेल होता है। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें आपके साथ भी गुजरी होंगी डेफिनेटली। इस चीज़ को पहले तो यहाँ एड्रेस करेंगे इतने से सेगमेंट को, कि ये किस तरह अपने कंसेप्ट कैसे बेहतर करने हैं। सर सीधी बात है, कंसेप्ट रीडिंग से आते हैं सर। ठीक है। अब पैरेट फोटोसिंथेसिस करता है, हम्म। इसका मतलब है सर कि आपने किताब नहीं पढ़ी, ठीक है। पढ़ी हो तो पता चले सर तोता रोटी खाता है, नहीं लाइट से मतलब खुराक बनाता। ठीक है। तो जस्ट रीड द बुक, तो ओपन करो कंटेक्स्ट को, ठीक ठीक है। है। अपने चैप्टर्स देखो, सिर्फ आपको नहीं कह रहा, ये सोच नहीं है बस मुझे टॉप करवाना है इन्होंने, ठीक। तो आपको चलो कहता हूँ मैं, ठीक है। ओपन करो बुक, ठीक है, कंटेक्स्ट खोलो। सबसे पहले देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स मेरे वीक नहीं स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और उनमें से पेपर कितना आता है, ठीक है। मैं इस तरह करता था, मतलब मुझे सारा आता था, लेकिन इन जनरल पेपर देखो कि आपको मतलब किस चैप्टर में से कितना कंटेंट आ रहा है। स्कीम होती है ना आप लोगों की एग्ज़ाम की, उसके हिसाब से तैयारी करो, स्मार्ट स्टडी करो अब, ठीक है, चीज़ें सारी करो, लेकिन देखो कि मार्क्स गेनिंग टेंडेंसी किस चीज़ से आती है। एक चैप्टर उससे एक ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक एमसीक्यू आता है, उस पे आप फिर ना अभी टाइम वेस्ट करो, पहले वो करो जिसमें से मैक्सिमम कंटेंट आता है, ठीक है। यूजुअली हमारे टाइम पे वो चैप्टर्स होते थे डाइवर्सिटी वाले और जी इस जी तरह वाले, बिल्कुल। ज़्यादा काम उनसे होता था। इस तरह एंजाइम्स का कोई चैप्टर होता था, उससे थोड़ा कंटेंट आता होता था, तो हम मतलब कि उसको इतना नहीं फोकस करते होते थे, मेन जो चीज़ थी उसको ज़्यादा करते थे। फिर आप अपना शेड्यूल डिवाइड करो, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, सिर्फ बायो नहीं है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। आप लोगों की फेडरल में मैंने क्योंकि एमडी कैट के लिए पढ़ी थी ना, मुझे जो चीज़ नज़र आई थी कि बायो सबसे टफ है फेडरल की, केमिस्ट्री सेम है, फिजिक्स वे इजियर कंपैरिजन टू हमारी जो पंजाब की फ़िज़िक्स थी, उसकी कंपैरिजन में इजी है। अब अगर किसी को मुश्किल लग रही है तो वो सोच रहा होगा कि ये मतलब ये क्या कह रहा है, लेकिन इन जनरल बायो टफ है, बायो को ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा है। एमडी कैट में भी जो हमारा हुआ था उसमें 85 मार्क्स का पोर्शन आउट ऑफ 200 बायो से आता था, और ये आपको फिर वहाँ भी फ़ायदा देगा। और इसका फिर यही तरीका है कि जस्ट गो थ्रू द चैप्टर्स, देखो आपकी कहाँ पे वीकनेसेस हैं, ठीक है, उनको मतलब नोट करो, और मतलब उसको रीड देते जाओ, और मेमोराइजिंग ही आपका एक तरीका है, रीड मतलब भी समझ के, समझ के ना। विद डायग्राम, विद डायग्राम। डायाग्राम की सर इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था उस टाइम भी 6 में से 4 एम से वो लॉन्ग क्वेश्चंस करते थे हम ना, तो सब में डायग्राम बनाई थी। क्वेश्चन ऐसे आए थे, जिस तरह एक कोई हमारा क्वेश्चन आया था, वो रीजनरेशन वाला एक टॉपिक है, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्स्ट में सेकंड सेकंड में ईयर में। सेकंड मैंने सेकंड के दिया था एग्जाम, तो हाँ उसमें ना अब हर ऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन रीजनरेशन विद वेरियस एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की रीजनरेशन में 7 डायग्राम भी बनानी थी, स्टारफिश की होती है मेरे ख्याल में,
एक सलमेंडर होता है, लिजर्ड की टेल होती है, सबकी बना ली थी। तो ये चीज़ आती है एग्जाम टैक्टिक्स में, ठीक है, जो आपको मार्क गेन करते हैं। अगर आप डायग्राम बनाओगे एक क्वेश्चन में, इवन अगर आप थ्योरी में कोई मिस्टेक कर लेते ना, ही विल श्योरली इग्नोर दैट, क्योंकि वो समझेगा यार कि इसने एफर्ट की हुई है किसी क्वेश्चन में, तो लेट हिम गिव। तो ये चीज़ होती है, अब वो डायग्राम देखेगा, आपको कंसेप्ट समझेगा, ही विल जस्ट गिव यू मार्क्स। ये तरीका होता है। इसी तरह से आप केमिस्ट्री को देखो, केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आता है, गिव इट्स रिएक्शन, गिव इट्स कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है। आप जो कह रहे हो ट्रिक्स बताओ, ये ट्रिक्स होती हैं। बाकी मतलब इस तरह करके तो कुछ भी नहीं होता, एफर्ट ही करनी होती है। और बायो की बात है, बायो थॉरली इज़ अ मेमोराइजिंग सब्जेक्ट, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। पैरट करता नहीं है फोटोसिंथेसिस, उसकी वजह ये है वो खाना खाते हैं। प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस, इसको याद ही करोगे। क्या ख्याल है सर? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें क्वेश्चन आजकल ये आता है कि बच्चे, क्योंकि ग्रुप में भी हमारे साथ होते हैं, बच्चे रात 10 बजे भी ऑनलाइन बैठे होते हैं मोबाइलों पे अपने, तो ये मोबाइल का और एजुकेशन का, जी। इसको इसको कैसे सेपरेट करें? क्योंकि मोबाइल जब आप बच्चा पढ़ रहा होता है, साथ ही एक मैसेज आ जाता है, हेलो हाउ आर यू, ये वो, तो उससे क्या होता है, डाइवर्शन हो जाती है पढ़ाई में। तो इस दोनों से किस तरह इनको कंपैटिबल बनाया जाए? सर मैंने जब एफएससी की थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास नहीं था फ़ोन। तो लिया ठीक है। नहीं था मेरे पास फ़ोन, था ही नहीं, मैंने एमडी कैट में जाके लिया था। नहीं अभी भी है, लेकिन उस टाइम तक नहीं था मेरे पास, तो नहीं थी वो डाइवर्जन। अब सर की कॉल आती थी, मतलब सर वो टेलीफोन पे आप करते थे, याद है? मैं हाँ आ गया हूँ भाई, दरवाजे पे आ गया हूँ, जी खोलने जी, पढ़ते हैं वगैरह जो भी था। या पेरेंट्स का कॉल करते थे। पेरेंट्स हाँ जी, पेरेंट्स हाँ जी। इस तरह से। तो अब आपके टाइम पे फ़ोन आपके पास होगा, ज़ाहिर सी बात है होगा, ठीक है, जो भी है। तो उसके साथ डील करना पड़ेगा, पता है क्या करना पड़ेगा? यूँ करके हाथ को रोकना पड़ेगा कि नहीं, इसको छोड़ो, बुक को खोलो। यही आपका वाही तरीका है ना, अपने आप को खुद रजिस्ट करो। छोटे नहीं हैं हम सारे, 18+ हैं सारे, हमें पता है हमने किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट करना है उस चीज़ के। मेरी एफएससी में सीट हो गई है, ठीक है। अब लिटरली मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं पूछते आप क्या कर रहे हो, जबकि जब मैं एफएससी कर रहा था, सर के पास आते थे और एक एक चैप्टर की डिटेल पूछते होते थे कि हाउ इट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। सेम गोज़ विद यू, पीटीएम होती है, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जाती है। तो मेरे टाइम तक शायद मतलब कि इजी था सिनेरियो, इतना डिवाइसेस का रोल नहीं होता था, तो हमारे पास टाइम होता था, हम पढ़ ही लेते थे। तो आपको ना अब उसको चीज़ को भी खुद मैनेज करना पड़ेगा, अपना फ़ायदा खुद ढूंढे। इन्होंने बताया 2 मंथ्स रह गए एग्ज़ाम के, वापस आप पे आ जाता हूँ। 2 मंथ्स रह गए आपके एग्ज़ाम के, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि आप किधर टाइम ज़्यादा लगाओगे, ठीक है, और कहाँ पे आपको प्रेफरेंस अपनी देनी पड़ेगी, दैट विल बेनिफिट यू। मेरा तो ख्याल है कि पढ़ाई के दौरान मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, क्योंकि जब मैसेज भी होता है तो रिंग जरूर होती है, और ये इंसान की साइकोलॉजी है साइकोलॉजी कि है इंसान देखता है डेफिनेटली। ये मैसेज किसका आया, तो इसलिए इसको स्विच ऑफ कर लें, फिर वो अपनी पढ़ाई करें, उसके बाद उसको दोबारा ऑन कर लें अगर देखना भी है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, वो ये था कि क्या एफएससी के स्टूडेंट को टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए या रैंडमली पढ़ना चाहिए? सर डेफिनेटली टाइम टेबल, मैंने अभी इनको बताया कि एक अपना मतलब कि कंटेक्स्ट देखो और उस हिसाब से एक शेड्यूल तरतीब करो। इतना टाइम इस बुक को, जो कम आती मतलब जिसकी तैयारी रिलेटिवली कम है उसको ज़्यादा टाइम दो, ठीक है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आप जब एक टॉपिक तैयार करते हो, यू फील कॉन्फिडेंट कि यार अब ये मुझे आता है, ठीक है। तो शेड्यूल से ही वो चीज़ होगी। मैं आपको ऐसे पर्सनल प्रेफर को, आप सारे कॉलेज आते हो, ठीक है, 2-2:30 बजे घर जाते हो, आप शुरू कर लो। आजकल आपके 2 मंथ्स रह गए, 4 बजे स्टार्ट करो, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करो। डिवाइड करो अपने टाइम को। बायो में आपको 40% टाइम दो, ठीक है, जो इन 3 सब्जेक्ट्स में बात करो, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स। बाकी आर्ट्स वाले हैं उसको अपने हिसाब से करो जिस तरह, क्योंकि वो ईजी है रिलेटिवली। फिजिक्स और केमिस्ट्री को 30-30% दो आउट ऑफ 100%, समझे? इस बुक को मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने आगे एमडी कैट भी देना है। आउट ऑफ 280 मार्क्स का मतलब कि ये आपका 40% जो पेपर आता है वो इससे आता है। तो इस तरह अपना टाइम भी ज़्यादा है इसको दो, समझे बात को? इसमें एक चैप्टर्स आते हैं, किंगडम एनिमेली और किंगडम प्लांटी। वो ऐसे चैप्टर्स हैं, वो जनरेशनल सबको मतलब कि तंग करते होते हैं, हमें भी करते थे। अब उसका तरीका क्या था कि उसको ना सर मुझे करते होते थे कि इसको ना एक टॉपिक पढ़ाते थे और सर अगले दिन मुझे उसको लिखवाते नहीं होते थे, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता। सर मुझे सुनते होते थे उसके एमसीक्यूज। अब सर आपको ट्यूशन तो नहीं पढ़ाते ना, कॉलेज में इस तरह हो सकता है। आप खुद करो, एक टॉपिक को तैयार करो और देखो इसमें से एनालाइज करो कि कहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो वहीं पे बात आ जाती है कि डीप तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और जितनी मेमोराइजिंग आप करोगे आपको फ़ायदा होगा। चीज़ आपको याद ऐसी ही रहेगी। कंसेप्ट वाली इसमें कोई चीज़ नहीं है, मेमोराइजिंग है। मार्क्स हमारे सिस्टम में वैसे उसी तरह आते हैं।
ये समझ बात में आ है गई, सर। ठीक है। अच्छा, पेपर प्रेजेंटेशन क्या अच्छी चीज़ है कि अगर जिस तरह मर्जी लिखते हैं, लाइनें भी ना लगाएं, मार्कर का यूज़ ना करें बेशक। सर पेपर प्रेजेंटेशन ना मैं मतलब सर फेयर हो गया आपको बताऊंगा। पेपर प्रेजेंटेशन का सर रोल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। ठीक है। मैं जो एग्ज़ाम्स देता था सर लिटरली टाइम ही नहीं मिलता था इतना ज़्यादा प्रेजेंट करने का। पेपर स्टार्ट किया, ठीक है, वो हमें शीट पहले देते हैं आपको बिफोर द स्टार्ट ऑफ पेपर 5 मिनट्स। उन 5 मिनट्स में आप लाइंस लगा लो, ठीक है, लेकिन उस मेहंदियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है पेपर में इतना ज़्यादा। उसका मतलब लिटरली कोई चीज़ नहीं होती। जो आपने इंक पेन से चीज़ लिखी हुई है ना, मार्क्स आपको उसी के मिलते हैं। डायग्राम बनाओ, दैट इज़ योर पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। हेडिंग के नीचे लाइन एक्स्ट्रा लगा ली या ब्लू मार्कर से दो खूबसूरत सी हेडिंग बना ली, नो, इतना कोई रोल नहीं है। मार्कर यूज़ करो, पेन यूज़ करो, लेकिन उसके ऊपर वो जो क्वेश्चन नंबर 1 डिज़ाइन करके इधर साइड से कुछ बनाते हैं ना, वो उसका कोई रोल नहीं है। वो देख, सही में कह रहा हूँ मतलब। उर्दू में भी आपको ये टीचर्स कहते होंगे कि बहुत खूबसूरत करके लिखें और वो करें। सीधा बता, उर्दू में टाइम होता है खूबसूरत लिखने का? नहीं होता। इतनी लंबी चीज़ें होती हैं कि यू हार्डली फाइंड टाइम। तो जस्ट मतलब कि ना, कोशिश करो कि आपको चीज़ जितना ज़्यादा कंटेंट हो ना वो तैयार हो। मेरा बायो का पेपर लिखा था मैंने, काफ़ी लंबा हो गया था, नहीं लाइंस लगाई थी 2 शीट्स में, लेकिन नंबर उसने ठीक ही दे दिए थे मुझे। तो डायग्राम बनानी चाहिए कि वो डायग्राम मैंने बताया ना सर, वो आपकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन है। लॉन्ग वो क्वेश्चन बनानी आता है चाहिए। डायग्राम बनाओ, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पूछी हुई है डायग्राम तो बनाओ, नहीं पूछी तो ना बनाओ, एग्जांपल्स लाजमी दो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन ही पूछते हैं यहाँ पे। एंट्री टेस्ट में डिफरेंट चीज़ आएगी आपको, यहाँ पे आपको ना जनरल का क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं आते होते, टेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आपको किसी चीज़ का पूछ लेगा, जैसे वो ब्रियोफाइट्स के क्वेश्चन कॉमन होता था हमारे टाइम पे। जी। तो इस तरह की चीज़ का ब्रियोफाइट्स पूरा पैराग्राफ है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि 2 मार्क्स के लिए उस पैराग्राफ को किस तरीके से लिखना है। आप समझे? 6 उसके मेन पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। पूरा पैराग्राफ, ये चीज़ होती है प्रेजेंटेशन की। ब्रियोफाइट्स का क्वेश्चन आ गया, बुक में तो किंडर प्लांट है या का पहला टॉपिक है, पूरा पैराग्राफ बड़ा सा बना हुआ है, पेज पूरे पे लिखा हुआ है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आया राइट ब्रीफली अबाउट ब्रियोफाइट्स, क्या लिखोगे? ये पूरा पैराग्राफ लिखोगे, उसमें 10 मिनट वेस्ट करोगे? नो, 6 पॉइंट्स बनाओ, ठीक है, जो आपको की उसकी इंपॉर्टेंट लगती है। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से इसके चीज़ इंपॉर्टेंट है? जो कि लिखूंगा तो एग्जामिनर को क्लिक करेगा कि हाँ इसको पता है, मेमोराइजेशन से, ठीक है। तो बायो टोटली मेमोराइजिंग की चीज़ है। फिजिक्स पे आ जाओ, इसी तरह डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, ठीक है। अब मैं 9th के पेपर में मेरे आए थे फिजिक्स में 59 आउट ऑफ 60 मार्क्स। वो मार्क्स मेरा कहाँ से कटा था, मैं फोर्स यूनिट पास कर लिख के आ गया था, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाता है कभी बार, आप बहुत ईजी चीज़ के स्लिप कर जाते होते हो। तो ये चीज़ रखनी है प्रेजेंटेशन में, इन चीज़ों के मार्क्स, ये प्रेजेंटेशन होती है। बाकी फिजिक्स का पेपर कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कॉलम की किसी साइंटिस्ट की फ़ोटो बनाने की। इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी बता दें, इंग्लिश की इंग्लिश प्रिपरेशन। सर, इंग्लिश के ऐसा पेपर होता है ना कि यू फाइंड इनफ टाइम इन राइटिंग दैट। उर्दू के बिल्कुल डिफरेंट है हमारा इंग्लिश का पेपर होता है, इसमें टाइम बच जाता है। और इंग्लिश में ना आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, पेपर री रीड करो टाइम करने के बाद, क्या किया है, यकीन करो ग्रामर की मिस्टेक्स निकलती हैं उसमें, और वही उसी के मतलब के मार्क्स होते हैं, वहीं से आपके मार्क्स कटते हैं। हमारे टाइम पे मतलब इंग्लिश का ऐसे ही हम एग्ज़ाम देते थे, इतना लंबा नहीं होता। आपका नावल है इंग्लिश में, कौन सा है? हमारे टाइम पे आपका लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है मेरे ख्याल में, हाँ। हमारे टाइम पे मिस्टर चिप्स था, सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चंस आते हैं उसके। और वो आपको कोई की बुक होती है या टीचर लिखवाते हैं, जिस तरह से भी वो तैयार करो। इंग्लिश में ग्रामर की एक चीज़ होती है। प्रेजेंटेशन की इंग्लिश में आपको टाइम मिलता है, लेकिन सेम कहूँगा प्रेजेंटेशन एवरेज ही रखो, चल जाती है। लाइन लगाओ, ठीक है, साइड पे 2 बार्स लगाओ, बीच में उनके लिखो, हेडिंग बनाओ। और प्रेजेंटेशन उसकी यही है कि आप स्प्लिट करो पैराग्राफ्स में। समरी आई हुई है, ऐसे आया हुआ है, स्प्लिट इन पैराग्राफ्स। कोई की पॉइंट आता है, जिस तरह पैराग्राफ में आपने पोल्यूशन का है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की मतलब हेडिंग है। पैराग्राफ ऐसे में आप हेडिंग नहीं देते होते हो, ऐसे में आप विद इन द पैराग्राफ वर्ड को बोल्ड कर लो, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लिख रहे हो ना, एक टाइप ऑफ पोल्यूशन है, ठीक। सबसे पहले आपने पोल्यूशन की डेफिनेशन की एक पैराग्राफ में कर लिया, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में आप जाहिर सी बात है कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एक्सप्लेन करोगे, ईच विद इट्स कॉज और इफेक्ट्स, ठीक है। तो कॉज की जो मेन कॉजेज आ गई, जिस तरह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आ जाता है ह्यूमन एजिड्स हैं, केमिकल एजिड्स हैं, जो चीज़ें भी हैं, इनको बोल्ड करके लिख लो। ये होती है प्रेजेंटेशन। ये आती है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस आती है पढ़ने से, पढ़ना वहीं पे आ जाता है, डीप पढ़ो। अच्छा, इसमें उर्दू जो है, उर्दू में जो जी कोई सर। ऐसे वगैरह हम लिखते हैं, जी सर। एक तो शेर अशार जो है उसमें हम लिखते ही हैं। जी सर। क्या बच्चों के पास अलहदा से भी कोई हमारे पास होना चाहिए कोई
स्टोरेज शायरी की, जो हमने से शेर उसमें लिखने हैं, सर एसेस वगैरह के अंदर? जितना इनको, सर हमारी ना उर्दू में ऐसा होता था की बुक्स होती है, इनको शरह सरमाया की बुक इस तरह की वही पढ़ते हैं, हमने भी वही पढ़ी थी। इनफ है उसमें, उसमें बहुत इनफ लिखा हुआ है। लाहौर के पब्लिशर्स हैं, वो जिस सर की बुक थी उनके दोस्त ही मेरे टीचर थे, तो इनफ है वही पढ़ो। मतलब देते हैं मार्क्स। होता क्या है कि जो उर्दू व इंग्लिश के टीचर्स होते हैं ना, इन लोगों के जहन में ना एक आंसर फिक्स हुआ होता है, और वो इसी वजह से होता है कि ये ख़ास की बुक पढ़ते हैं, और ये परफेक्ट की बुक इन यूज़ है टाउन में। ठीक है, बस उसको पढ़ो, और सर उसमें इनफ लिखा होगा। ठीक है। अच्छा, एक मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बाद में हम अपनी ऑडियंस से पूछेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे के नंबर बहुत अच्छे हैं एफएससी में, यानी 1054, 1064, 84। एमडी कैट फेल हो जाता है, ये क्या वजह है, या वो क्वालिफाई नहीं कर पाते? सर उसका रीज़न है ना, अब इन्होंने बताया है कि 2 मंथ्स रह गए, ठीक है। 2 मंथ्स में ये करेंगे एक ऐसी तरीके से स्टडी कि इनके मार्क्स ज़्यादा आ जाएं विद रिलेटिवली मिनिमम एफर्ट। एमडी कैड में जैसे मैंने बताया 85 मार्क्स है, सिर्फ बायोलॉजी है, ठीक है। और आपके 85 का यहाँ पे पेपर होता है, इसमें आप एससीक्यूज लिखते हो, चॉइस होती है, काफ़ी कुछ होता है, हो जाता है पेपर। 85 में से 78, 79, 80 मार्क्स आ जाते होते हैं। एमडी कैड में तो ऐसे लेकिन नहीं मेरा होता। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा जी फोकस था। फोकस क्वेश्चन ये कि एक बच्चे ने 1084 मार्क्स लिए हैं, वही बता रहा पढ़ हूँ के सर। लिए हैं ना, जी सर। तो एमडी कैट में क्या सर होगा? इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न ईजी है ना, एफएससी का। तो ये क्या कैसा करें कि उसको? सर फिर अब शुरू से ज़्यादा पढ़ें, डीप पढ़ें एक एक चीज़ को। हम्म, आप में से जो फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, सेकंड ईयर वाले तो अब जो है सो हो गया है, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में हो, पूरा पूरा पढ़ो पूरा आपको। पढ़ने से बाद बॉक्सेस भी आएंगे जो सर साइडों पे? बॉक्सेस तो मतलब बॉक्सेस में भी तो कुछ लिखा होता है, वो आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो प्रॉपर आते हैं। डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है एमडी आता है कैट में? सर, डायग्राम के नीचे वो जो हमें कहते होते थे, वो जो पिंक लाइन लिखी होती है कैप्शन, वो एमसीक्यू आता है। वो फॉस्फेटिडाइल कोलीन इज आल्सो कॉल्ड एज लेसिथिन, वो हमारा वहीं से आया था। ठीक है। अच्छा, एमडी कैट के लिए इनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं जी उनके सर। अलावा भी कोई और हेल्प बुक्स लेनी चाहिए? सर वो तो अब डिपेंड करता है ना कि आपके साल में जो पीएमडीसी आएगा, सो उन्होंने सिलेबस क्या रेफर किया हुआ है, तो उसमें वो लिखते हैं साथ की कौन सी हेल्प। हमारे टाइम पे अब हमने पंजाब बुक पढ़ी थी एफएससी की, बट फेडरल से क्वेश्चंस आते थे, तो हमने दोनों पढ़ी थी, आपको याद हो। बिल्कुल ठीक तो बस वो उस हिसाब से होता है, सिलेबस आपको रेफर किया होता है। Yes। बाकी यही है सारा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करके ये जी। सर फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, तो ऐसा हुआ कि फर्स्ट ईयर में ना काफ़ी कुछ हमारे प्रॉब्लम्स थी। हमारा सिलेबस जो है वो फरवरी में जाके कंफर्म हुआ था कि हमने कौन सा सिलेबस पढ़ना है, तो उस तरह बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मेरा ये था कि जो भी था, लेकिन हमारी बायो जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार थी हमें। नहीं, ये बात इनको भी पता है कि हमें बायो आती थी, क्योंकि सर ने हमें सिलेबस चेंज नहीं करने दिया था। हमने फर्स्ट डे से जो सिलेबस पढ़ा था वही हम एंड तक ले गए थे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी कुछ होता था, कभी कुछ, वो चलता रहता था, लेकिन बायो हमें तैयार थी। तो हमारा प्री बोर्ड हुआ, तो मेरे 85 में से 83 मार्क्स आए बायो में। फिर जब बोर्ड के पेपर हुए तो उन्होंने मुझे दिए 64 मार्क्स बोर्ड में। तो फिर मैंने पेपर रीचेक करवाया, तो उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चंस क्रॉस करके ऊपर लिखा हुआ था ओवर अटेम्प्ट। मैंने उधर पूछा कि ये ओवर अटेम्प्ट क्यों लिखा है, तो कहते हैं आपने ज़्यादा लिखा हुआ है। मतलब मैंने 2 मार्क्स के लिए कम से कम 5-6 लाइंस लिखी हुई थी, उस पर भी उन्होंने क्रॉस करके बोला कि ये ओवर अटेम्प्ट है। तो इसमें मेरी क्या मिस्टेक थी, वो आप बता दें। इसमें आपकी मिस्टेक बैड लक। इससे ज़्यादा मैं अब क्या कहूँ आपको। आपने क्वेश्चन ठीक किया, बंदा अपनी तरफ से एफर्ट करता है, ठीक है, आगे अब रिस्पॉन्स उस हिसाब से आता है। मैं सर में नहीं हुई सर ये हाँ, तो वो अब जो आप बात कह रही हो ना, लिटरली वो अब चीज़ आ जाती है लक पे। अब आपके फेलोज़ ने भी ऐसा ही पेपर किया होगा, ठीक है, कुछ का आपसे प्री बोर्ड नहीं अच्छा हुआ होगा, ठीक है, उनके आपसे मार्क्स ज़्यादा आ गए होंगे बोर्ड में, तो लिटरली ये लक पे आ जाती है चीज़। इसको अब बंदा नहीं मतलब हैंडल कर सकता। मैं जब 9th में था, 9th में मेरा बोर्ड में 2nd पोजीशन बन रही थी, 10th में आई स्लिप टू 13। मैं भी अनलकी था, एफएससी में लकी हो गया। आप भी इंशाल्लाह हो जाओगे, एफर्ट करो बस। नेक्स्ट कोई और कोई बच्चा कुछ सवाल पूछना चाहे?
अभी आपने कहा कि एमबीबीएस करना मुश्किल है, तो क्या इसका स्कोप है पाकिस्तान में कि इतना पढ़ने के बाद भी कोई जॉब ना मिले? नहीं, सही कह रहा हूँ। अभी आपको चक्कर आ जाए, गिर जाओ, आपको कोई इंजीनियर आगे तो नहीं ना सेट करेगा। तो ये क्वेश्चन वैसे मेरे नहीं ख्याल के कोई वैलिड क्वेश्चन है वैसे उस तरह का। देखो, जॉबलेस हैं लेकिन जाते तो आप किसी न किसी डॉक्टर के पास ही हो ना। तो स्कोप होना इज़ अ बिट डिफरेंट थिंग, ठीक है। आप मेडिकल करते हो, ठीक है, उसके बाद आपके फर्दर टेस्ट होते हैं, ठीक है, लाइसेंसिंग के टेस्ट होते हैं, एमबीबीएस के बाद फर्दर हम भी देंगे। उसके बाद आपकी ना सीट्स होती हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है, वहाँ का जो डीएचक्यू हॉस्पिटल है या टीएचक्यू है, वहाँ पे आप मतलब के एप्लीकेशन दोगे, ठीक है, जिसको आप पीएससी के एग्ज़ाम देते हो। आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी एमबीबीएस की क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोटा काम है। अब यहाँ पे अगर 50 बंदा मतलब कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है जिसका है कि उसका इतना पोटेंशियल है, वो मेडिकल में जाएगा, सीट्स तो उतनी नहीं है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। बाकी रही बात आपकी स्कोप की, तो देखो ये चीज़ें तो पाकिस्तान में एक नेशनल लेवल के इशूज़ हैं। इस बेस पे अब आप ये कभी भी नहीं कहोगे स्कोप नहीं है तो मैं एमबीबीएस नहीं करूँगी। आप जनरल बताओ, एमबीबीएस नहीं करोगी आप, आपका अगर शौक भी, आप फिर कोई और फील्ड में जाओ। सिंपल आंसर है आपके लिए, स्कोप नहीं है तो। बाकी फिर मैं वही कहूँगा, अभी आपको कोई तकलीफ हो या कुछ हो, आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास ही जाओगे। तो यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस फील्ड का। ठीक है, इसका जवाब थोड़ा सा मैं भी दे देता हूँ कि स्कोप, मेरे बच्चों, स्कोप किसी फील्ड का नहीं होता और स्कोप हर फील्ड का होता है, ठीक है ना। हर काम के लिए पैशन रखें, कितनी आपको उस प्रोफेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, वो स्कोप खुद ब खुद बन जाता है। अगर आप एक अच्छे दर्जी बन जाएं, ठीक है, और एक बुरे दर्जी हों, तो अच्छे दर्जी के पास कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। आपको सिफारिशें दर्जी से सिफारिशें करवानी पड़ेंगी कि मुझे मेरा सूट पहले सी के दें। क्यों? क्योंकि वो अपने काम का क्या है, एक्सपर्ट। जब आप अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं, जब आपके हाथ में शफा होगी, शफा कब होगी? जब आप अपने काम में मेहनत करेंगे, उसको समझ के पढ़ेंगे। तो जब कहेगा जी उस डॉक्टर के पास जाएं, उस डॉक्टर, वो डॉक्टर मेरी नासी बीमारी को समझता है, मेरा इलाज भी अच्छा कर लेता है, तो आप देखें कि आपको लोग 3-3 ऐसे डॉक्टर्स भी होंगे जिनसे 6-6 माह पहले टाइम लेना पड़ता होगा। वो क्यों है? वो भी तो एमबीबीएस ही होते हैं ना। जितना क्वालिटी वर्क अच्छा करते जाएंगे, ठीक है, उतने ही लोग आपके पीछे पड़ेंगे, ठीक है। जितने आप अपने प्रोफेशन में नलायक होंगे, आप पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी क्यों ना करके आ जाएं, कोई भी आपको लिफ्ट नहीं करवाएगा। अपने काम में प्रोफेशन बने ना, अपने काम को अच्छा करें, इंप्रूवमेंट करें। लोग कहते हैं एमबीबीएस कर लिया बस बहुत हो गया, ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। हमेशा याद रखें, इंसान कभी मुकम्मल नहीं होता, अपने आप को इंप्रूव करते जाएं। हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, हमें भी बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहीं छोड़ दो। आगे चलो, आगे चलो, आगे देखो। नेट आपके पास है, दुनिया की पूरी लाइब्रेरी आपके हाथ में है इस टाइम, ठीक है ना। तो जब आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, प्रोफेशन हो जाते हैं, एक्सपर्टीज आ जाती हैं, तो दुनिया आपको नहीं छोड़ती। हर शोबे में जो है वो स्कोप है। आप अच्छे वकील बन जाओ, बुरा वकील बन जाओ, ठीक है। ऐसा वकील भी है जो 1 करोड़ भी लेता है पाकिस्तान में, 50 लाख भी लेता है, और एक ऐसा वकील भी आपको मैं मीरपुर में दिखा दूंगा जो रोज मक्खियां 5-6 मार के जाता है, कोई वह है ही नहीं उसके पास। क्यों? अपना प्रोफेशन से लॉयल नहीं है। समझ आ गई? हर फील्ड में ये अप्लाई होगा। बल्कि ये हमारे हैदर साहब कहते हैं कि मूवीज देखने के हम दोनों बड़े शौकीन हैं, तो वो अक्सर 3 इडियट्स की बात करते हैं, ठीक है। वो क्या नाम था जी जिन्होंने 3 इडियट लिखी थी? इसका नाम था, जो इसका आप अक्सर जिक्र करते होते हैं, राजू ईरानी। राजू ईरानी डायरेक्टर था, ठीक है ना। वो मतलब उस फिल्म की पूरी थीम ही इसका ये है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे फोटोग्राफर हैं तो आप उस फील्ड में जाए ना, उसमें आपका इतना नाम हो जाएगा, वो जो डॉक्टर बन के नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अपने पैशन को सिलेक्ट करें। और किसी का कोई क्वेश्चन हो जी? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अब एफएससी हमारे लिए बहुत मैटर करती है क्योंकि हमने आगे एमडी कैटेगरी नंबर्स पे देना है। तो आगे हम हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन हमारा रिजल्ट उस तरह से नहीं आ रहा, सेम दबड़ा वाला, कि लक कैसे हम अपनी लक को करें? इनका शॉर्टली क्वेश्चन ये है कि हम मेहनत या लक दोनों में से किसको प्रेफरेंस दें। इसमें अब आपको देखो, लक आपके हाथ में है, मेहनत आपके हाथ में है, दैट्स योर आंसर।
रिपीट करो। बट नहीं, मैं आपको एक सिंपल रीज़न बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं हूँ 3rd ईयर MBBS में अब, ठीक है। फरवरी से हमारे सेशन स्टार्ट होगा। मेरा एक क्लास फेलो है, ठीक है, 28 ईयर्स ओल्ड का है वो। ही इज़ 28 ईयर्स ओल्ड। यानी मेरा मेरा हम उम्र हुआ। सर आपसे थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, तो ही इज़ मैरिड एज वेल, ठीक है। अब उससे मैंने पूछा कि इशू क्या हुआ। कहता है यार मेरे FSC में नंबर थे 989, ठीक है, 2017 में, 2016 या 2017 जो भी उसके एज मैच बनता है, तो नहीं एडमिशन हो रहा था। मैंने कहा किया क्या? कहते रिपीट करता गया। मैंने कहा भाई मतलब इतना क्या क्रेज़ था? कहते मैंने बनना था डॉक्टर और अब मैं बन रहा हूँ, तो दैट्स अ थिंग कि मैं खुश हूँ। तो आप बता रही हो कि लक नहीं फेवर कर रही, तो 8 साल तो ट्राई करो ना। उस बेचारे ने 8 साल की है, मैं 21 का हूँ, वो 28 का है। सी द डिफरेंस, 7 ईयर्स उसने अपने बाद सिल्वर किए हैं, आ गया वो MBBS में। तो लक को जवाब दो अपने हार्ड वर्क से, दैट्स द आंसर। यहाँ पे फिर मैं एक बात ऐड करूँगा, आप कहेंगे फजूल बोली जा रहा हूँ। सिकंदर आज़म की एग्जांपल, सिकंदर आज़म ने जाके नजूमी को दिखाया कि मैं शहनशाह बनना चाहता हूँ, बादशाह बनना चाहता हूँ, मुझे देखो मेरे हाथ में लकीर है कि नहीं है। उसने देखा, कहते तुम्हारे हाथ में बादशाहत की लकीर नहीं है। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा मुझे सिर्फ ये बता दो वो लकीर होती कहाँ पे है। उसने कहा जी ये करके ऐसे होती है। उसने शाख तोड़ी दरख्त से और अपना जो खून से मतलब खूनम खून कर दिया अपने हाथ को, वो लाइन बनाई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज क्या कि पैशन, जब पैशन होता है ना तो कुदरत अल्लाह ताला भी आपको उस चीज़ में क्या देता है, सपोर्ट देता है। बात समझ में आ गई? तो पैशन होगा तो भाई आप सब कुछ कर सकते हैं, वो लकीर खुद बना लो, ठीक है ना। तो कोई मिस हैप्स हो जाते हैं सर लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं डिसहार्ड होके बैठ जाओ। जो अभी नंबर कम है उसको इम्प्रूव कर लो, ठीक है। MD कैट उसकी बेसिक्स अच्छी बनाओ। हमने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, आपकी क्लास फेलोज भी थे, जिनके बारे में कम से कम मैं कहता था कि ये MD कैट क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया MD कैट में जाके, मेरे फेलोज थे, हम सारे से पढ़ते होते थे। ठीक है ना। तो ये खत्म नहीं हुई लाइफ। MD कैट बहुत अच्छा परफॉर्म कर दो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? आपने अभी बताया कि आपकी 9th क्लास में 2nd पोजीशन बन रही थी, 10th क्लास में 13th हो गई, तो आप उस चीज़ से डिसहार्ट हुए थे? अगर हुए थे तो फिर आपने मतलब होता है ना, क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग या जो भी टीचर्स या पेरेंट्स, तो अगर आप हुए थे तो आपने उस चीज़ से रिकवर कैसे किया था? नहीं, वो टॉप करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना, फिर मतलब वो जो होता है फेस के इंसान एक बार गिर के दोबारा। हाँ मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था, पोजीशन आ गई थी काइंड ऑफ एवरेज, हाँ लेकिन था। सेकंड पोजीशन इज़ समथिंग डिफरेंट और 2 फिगर्स में आना इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन वही बात है कि फिर नहीं, अब उस पर बंदा रो धो के कुछ नहीं कर सकता, जस्ट स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग की। पढ़ा, अच्छा पढ़ा था और टाइम भी मिला था। मतलब मैं इस चीज़ को बड़ा कहूँगा, इससे मेरी एफर्ट नहीं थी। कोविड था, कॉलेजेस वगैरह बंद थे, टाइम ज़्यादा था और इनफ टाइम मिल गया था कि हम रिजल्ट्स अच्छे करें। तो यस, FSC में रिजल्ट आ गए थे। बाकी आपकी बात ठीक है कि यस बंदे को सेटबैक मिलता है, जैसे अब आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स थे, लेकिन अभी आपके ऊपर है कि आप उसको मतलब किस तरह से कवर करोगी। वहीं से आपको आपका पोटेंशियल का पता चलेगा। जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन किसी का? बच्चों, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जी, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम इनसे डिफरेंट हो और ऐसे ही होता है। किसके बारे में? केमिस्ट्री के बारे में। देखो केमिस्ट्री में ना आपके 2 पोर्शंस हैं, एक ऑर्गेनिक का है, एक इनऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक कंपैरेटिवली इजी होता है, इनऑर्गेनिक मुश्किल होता है। उसकी वजह ये होती है कि टीचर्स ऑर्गेनिक पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री इज़ टोटली प्रैक्टिस। इनऑर्गेनिक में सारे रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक में सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है। प्रैक्टिस है वो सारी। अब उसमें मैं आपको कोई ट्रिक यही बताऊंगा केमिस्ट्री की, ये थॉरो प्रैक्टिस करो। हमारे वो प्रोफेसर अरुण साहब होते थे, अब USA चले गए, उनसे मैंने पढ़ा था। वो मतलब प्रैक्टिस करवाते थे मुझे, डेली बेसिस पे टेस्ट होता था। अब आप बच्चे घर जाके पढ़ते हो या आप अगर एकेडमी में हो, जिस तरह से भी प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो उसके, ठीक है। एरोमेटिक के हैं, नॉन एरोमेटिक के हैं, साइक्लिक के हैं, जो भी एली साइक्लिक, ए साइक्लिक, इनको इतना रिवाइज करो कि MD कैट में आपके जहन में बैठे हों कि अच्छा क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। FSC हो जाती है, लिटरली हो जाती है। MD कैट में आके चीज़ें आपको फिर कवर करनी होती हैं। 2 मंथ्स होते हैं, 2.5 मंथ्स होते हैं, आपको दोनों सालों का सिलेबस टिप्स पे रखना होता है।
तो केमिस्ट्री का यही तरीका है कि जो उसकी है ना प्रैक्टिस है। देखो एक रिएक्शन हो रहा है सोडियम का किसके साथ, उसमें एक कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है, इतने अमाउंट में किलो जोल पर मोल में हीट निकल रही है, ठीक है। ये आपको याद होगा तो आप करोगे, याद होगा बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार के लिए डीप पढ़ोगे। Please utilize your time. जी, और किसी का कोई क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से? एनी क्वेश्चन? नहीं है किसी का क्वेश्चन? आपका जी है कोई? आप कौन पूछना चाह रहा है? नहीं। अच्छा चलिए, इनका क्वेश्चन तो नहीं है, मैं ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप पूछ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको जब पहली दफ़ा कैसे पता लगा कि आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है? दूसरा स्टेप इसका ये है क्वेश्चन का, आपकी फीलिंग्स क्या थी? ज़रा माइक में ज़रा बताइएगा। पहली दफ़ा कैसे पता लगा कि आपको गोल्ड मेडल आपने विन कर लिया? सर सेरेमनी थी लेकिन पहली दफ़ा पता कैसे चला? वो इत्तला कैसे मिली आपको? अनाउंस किया था उन्होंने वहाँ पे। अचानक से अनाउंस कर हाँ दिया? वहाँ पे मतलब जब इवेंट हुआ मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। हाँ मतलब मैं लिटरली मैं इतना परफेक्ट था इन बुक्स में। अब एक बंदा 25 बार चीज़ रिवाइज करता है, इसका मतलब है कि मतलब ठीक है मुझे था मतलब ये सर इवन जब एमडी कैट की हम तैयारी कर रहे थे सर मतलब पूछते थे क्या सीन है एफएससी का, मैंने कहा सर पेपर अच्छे हैं, मैंने कोई मिस्टेक, मैंने कहा सर नहीं मार्क्स, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता मिस्टेक नहीं हुई तो कहाँ से मार्क्स कटेंगे, और सच में नहीं कटे। तो ये है कि अपनी परफॉर्मेंस पे बिलीव रखो आप, ठीक है, हो जाएगा जो भी हुआ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो वो रिस्पांस की बात है तो लिटरली इतना कोई मैं हाइपर एक्साइटेबिलिटी नहीं हुई थी, पोलराइज्ड स्टेट ही थी। हाँ ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन किसी का? जी ये सीट लेंगे इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। ये मुझे बताएं कि जो हमारी तैयारी होती है उसमें टीचर का कितना हाथ होता है, या कॉलेज, आपने तो कॉलेज से उस तरह किया नहीं, हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमारी जो तैयारी है उसमें कॉलेज मैनेजमेंट का कितना हाथ है कि वो हमारे टेस्ट अगर लेंगे अच्छे से तो हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, हम खुद ही अकेले बैठ के खुद ही घर में बगैर टेस्ट दिए तैयारी कर सकते हैं? हाँ देखें दो अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं ना, एक होती है मतलब ट्यूशनिंग या जो अब इवनिंग आपकी जो ट्यूशन होती हैं, एक आप वाला तरीका है स्कूल का। अब टीचर आपको सर है, ठीक है, सर जो चीज़ मुझे पढ़ाते थे वही आपको भी पढ़ाते हैं। सर यूजुअली मुझे पता है 4 मार्कर्स यूज़ करते हैं, ये इनका एक तरीका है वे ऑफ टीचिंग का, ठीक है, और इधर से शुरू होकर वहाँ तक लेके जाते हैं। तो देखो तरीका तो टीचर का वही होता है, ठीक है जी। अगर वो किसी बच्चे को ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, हाँ ये एक्स्ट्रा वहाँ पे वो करता है कि आपका जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट तरह का ना सेटअप होता है। तो इसका आपका तरीका ये है कि जो कॉलेज का आपका शेड्यूल है ना उसको फॉलो करो। रही बात आपका क्वेश्चन है कि टेस्ट अच्छे लेंगे, देखो टेस्ट आपके बुक से ही आते हैं और टीचर को पता होता है कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, मैंने इससे क्या पूछना है, ठीक है। तो जो आपको टीचर टेस्ट देता है ना, जस्ट ट्रस्ट इज प्रोसेस, ये इसका आंसर है, ठीक है। और सर को भी पता है कि मैंने मतलब कि मेरे बच्चों का रिजल्ट आए, ठीक है, उसके लिए वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी आपका ये विंटर का टाइम है, इसके बाद एग्ज़ाम्स आ जाते हैं स्प्रिंग में, तो इसमें आपके टेस्ट ही होंगे, रिवीजन होगी, जो भी होगी, रोज़ का रोज़ करो। मतलब वो तो ठीक है ना, जैसे सर शिराज है हम्म, वो तो टीचर है ना, हाँ उन्होंने टेस्ट लेना है, लेकिन एक मतलब कॉलेज मैनेजमेंट का कितना हाथ है इस चीज वो तो में? कि उसको कॉलेज एक शेड्यूल सब कैसा देगा, schedule बनाना टीचर जो चाहिए? है वो टीचर्स को बताएगा कि इस दिन आपने टेस्ट लेना है, इस तरह उस तरह कॉलेज मैनेजमेंट का क्या हाथ है? डेफिनेटली कॉलेज में अब ये सर आपके प्रिंसिपल हैं, ठीक है, अब 2 मंथ से आपके, ठीक है, ये इनका काम होगा कि ये टाइम टेबल सेट करेंगे, ठीक है, सर से पूछेंगे जी कितना सिलेबस हो गया, कितना रह गया है, उस हिसाब से एक टाइम टेबल शेड्यूल करेंगे। टाइम टेबल में आया होगा कि ये 2 वीक से इसमें एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद सर जो कमी कुताही है उसके लिए 2 वीक्स दें बच्चों को, फिर से एक और टर्म यूज़ टेस्ट के लिए कोई FLP जिस तरह होते हैं पेपर वो करें, और उसके बाद प्री बोर्ड हो जाएगा, उसके बाद अब बोर्ड, तो ये अब आपके सर पे है और बेहतर ही है। और ये भी मतलब हमारे यहाँ पे मतलब ऐसे बात हुई कि आप ज्यादा टारगेट रखें, फॉर एग्जांपल एक दिन में 4 चैप्टर्स का टारगेट रखिए, तो आपका क्या ख्याल है कि हमें एक दिन में एक चैप्टर अच्छे से करना चाहिए, एक दिन में 4 चैप्टर्स ऐसे भागम दौड़ में? देखो ये ना अब आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने किताब खोली ही नहीं है तो फिर एक दिन में 4 चैप्टर्स करोगे, एक दिन में 8 करोगे, वो रिजल्ट एक ही जैसा होगा। लेकिन डिपेंड करता है ना, आप सारे हो आप, ठीक है, किसी की तैयारी अच्छी होगी, किसी की कम होगी, किसी की लक पे होगी, ठीक है, तो उसके लिए फिर डिपेंड करता है आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ो। मैंने स्टार्ट में कहा था कि देखो कंटेक्स्ट खोलो, कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, उस हिसाब से अपना एक शेड्यूल मैनेज करो।
तो आपकी बात है, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर देता हूँ। अब आपने कहा 4 चैप्टर्स करें या 1 चैप्टर्स करें, आपको आते कितने, ठीक है। आपको अगर 4 आते हैं तो आप 4 करो क्योंकि आप कर सकती हो, नहीं आते तो आप 1 करो और अच्छा करो उसको। जैसे हमारी भी फर्स्ट टाइम रिवीजन होगी ना, उस तरह से नहीं, मतलब टेस्ट होते थे आधे आधे हाफ जो भी, और वो भी हुआ, हमारा फेज हुआ, उस तरह से हमारी बुक खत्म करने के बाद फर्स्ट टाइम रिवीजन होगी। तो हमने कभी भी एक एक चैप्टर का टेस्ट नहीं दिया। तो अब जो है हमारी जो सच्ची बात है, इस क्लास में उतनी किसी की भी तैयारी नहीं है कि वो एक दिन में 4 चैप्टर्स करे। तो आपका क्या ख्याल है कि एक दिन में अगर एक बच्चा अच्छे से एक चैप्टर कर लेता है वो ज़्यादा सही है, या यहीं पे आपका आंसर है, वो ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा सही है क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है। आप 4 में अपना टाइम वेस्ट करोगे, एक भी नहीं अच्छा होगा। लेकिन एक का आप अच्छा करोगे, उसका कोई बॉक्स है, इवन उसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, उसी से एमसीक्यू आ जाता है, तो वहाँ पे आपका मार्क्स गेन होगा। कोई भी ह्यूमन ब्रेन एक दिन में 4 चैप्टर नहीं कर सकता है, नॉर्मल सी चीज़ है। तो ठीक है आपकी बात, एक दिन में 1 चैप्टर करो, काम मुझे छोटा हो जाए लेकिन क्वालिटी वाला क्वालिटी वाला करो, हाँ, हाँ। क्वालिटी वाला करो। ठीक है जी, और कोई एनीवन एल्स, कोई और जी? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू वेरी मच। आप लोग आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे, अपनी मसरूफियत में पिछले 2 माह से कोशिश कर रहा था कि सर से टाइम ले लूँ, लेकिन एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उन्होंने कल बताया कि इनका लास्ट वाइवा था वो कंप्लीट हो गया। तो हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि ये यहाँ पे आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो जाते जाते गिव हिम अ बिग हैंड, तो इनकी तरह क्लैपिंग करते हैं।